नेपाल में काठमांडू में पंपा खत्री नामक सब्जी विक्रेता का कहना है कि जीवन जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। 37 साल की पंपा के दिन की शुरुआत होती है 3 बजे से, जब वो सब्जी खेतों से खरीदती हैं और उसके बाद में भारी भरकम टोकरी लेकर बेचने जाती है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी खत्री पर है। यह दिन में $20 तक कमा लेती है, लेकिन जरूरी सामान और परिवहन की कीमतें इतनी अधिक हो गई है कि जीवन जीना भी मुश्किल हो गया। खत्री जैसी हालात नेपाल में कई लोगों की है। ऐसी आपको बहुत सारी कहानियां इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे देशों में सुनने को मिल जाएगी। नेपालियों की प्रॉब्लम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सूरजमुखी तेल की कीमत $1 तक बढ़ गई और वहीं जरूरी सामानों की कीमतों में लगभग 20% तक वृद्धि हो गई। सेंट्रल बैंक के न्यू डेटा के अनुसार नेपाल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, लेकिन नेपाल के वर्तमान वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा, कुछ अर्थशास्त्री और सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर इस बात को हल्के में ले रहे हैं। इनका कहना है कि नेपाल में न तो किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है और न ही उतनी आर्थिक स्थिति खराब है जितनी कुछ लोग कह रहे हैं। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन लग रहा होगा कि किसकी बात कितनी सही है। देखो, नेपाल में क्राइसिस की बातें केवल हवा हवाई नहीं हो रही है, बल्कि बहुत सारी चीजें सामने आई। नेपाल में क्राइसिस की शुरुआत होती है 2015 से, जब नेपाल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिससे 8000 से अधिक लोगों की जान चली गई और इससे करीब करीब $10 बिलियन तक नुकसान हुआ। देश को वापस रीबिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट को एडीबी से और वर्ल्ड बैंक से भारी भरकम लोन लेना पड़ा। भूकंप से पहले नेपाल का बाहरी ऋण केवल $5.2 बिलियन था, जो 2019 में बढ़कर डबल $10.2 बिलियन हो गया। जब वापस कर्ज चुकाने का समय आया तो आ गया कोविड-19, जिससे कर्ज और बढ़कर हो गया $12.5 बिलियन। अब देखो, विदेशी ऋण बढ़ा तो फॉरेक्स रिजर्व घटने लगा। फॉरेक्स रिजर्व 11.75 अरब डॉलर से 17% घट करके $9.75 अरब हो गया। एक अनुमान के अनुसार ये 6-7 महीने चल सकता है। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज की दर में 42 अंक तक गिरावट हुई। वहीं बैंकों की बात करें तो बैंकों के लिए लोन देना बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछले साल बैंकों ने 187 बिलियन रुपए का लोन दिया, वहीं इस साल 2022 में केवल 11 बिलियन रुपए का। यहाँ पर रुपए का मतलब है नेपाली रुपए। नेपाल में महंगाई बहुत अधिक बढ़ रही है। महंगाई को समझने के लिए हमें पेट्रोल के प्राइस को समझ लेना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी चीजें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेट्रोल पर ही निर्भर होती हैं। 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस 120 रुपए से बढ़कर 160 रुपए हो गई, जो कि अब तक सबसे अधिक है। नेपाल में जितनी भी चीजें इंपोर्ट होती हैं उसमें सबसे अधिक होता है पेट्रोल। वैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ने का मेन रीजन रशिया यूक्रेन वॉर है। नेपाल की मुद्रास्फीति 7.1% बढ़ गई। वैसे नेपाल एक आयात आधारित देश है। पिछले कुछ समय से आयात बहुत अधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ रही है। नेपाल एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी 57 बिलियन रुपए का अनाज इंपोर्ट किया। इसके कारण नेपाल में व्यापार घाटा 34% बढ़ करके 1.16 ट्रिलियन नेपाली रुपए हो गया। व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश इंपोर्ट की तुलना में एक्सपोर्ट कम करे, और अधिक व्यापार घाटा होने के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की भी संभावना बढ़ जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की स्थिति तब आती है जब कोई देश इंपोर्ट और विदेशी ऋण का भुगतान न कर सके। इसके साथ साथ कोविड-19 के कारण बाकी देशों की तरह नेपाल में भी टूरिज्म की कमी हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 1.2 मिलियन टूरिस्ट की तुलना में केवल 1,50,000 टूरिस्ट ही आए। यहाँ पर अगला फैक्टर है फॉरेन रेमिटेंस। ये जीडीपी का 25% हिस्सा है। फॉरेन रेमिटेंस का मतलब है विदेश में काम कर रहा प्रवासी अपने होम कंट्री पैसे भिजवाता हो। दुनिया भर में लगभग 2 से 4 मिलियन नेपाली प्रवासी काम करते हैं। नेपाल में फॉरेन रेमिटेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो फॉरेन रेमिटेंस पर निर्भर है। लेकिन ये पिछले कुछ समय से 5.8% गिर करके 4.53 बिलियन हो गई। यहाँ तक आपको नेपाल में वर्तमान आर्थिक स्थिति और उसके पीछे के रीजंस के बारे में पता लग गया। अब बात करते हैं नेपाल गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने विदेश में रह रहे नेपालियों को निवेश करने की मांग की है। इसके साथ साथ में फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए गैर जरूरी सामान, लग्जरी सामान, गाड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट, सोना चांदी आदि के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को बचाने के लिए सरकारी मंत्रालय और एजेंसियों के फ्यूल के खर्चे को 20% तक कम कर दिया। वहीं सैटरडे संडे को अवकाश शुरू कर दिया। एक्सपर्ट की माने तो ये उपाय भी उतने पर्याप्त नहीं है। सरकार को और ठोस कदम उठाने चाहिए, नहीं तो फिर वो दिन भी दूर नहीं होगा जब श्रीलंका जैसी स्थिति नेपाल में हो जाएगी।
वैसे आप श्रीलंका क्राइसिस के बारे में जानना चाहते हो तो ये रहा वीडियो। इसके साथ साथ रशिया यूक्रेन वॉर पर भी वीडियो अवेलेबल है। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।